Hello, class 9. So, I hope the video yesterday I uploaded, you would have liked it. Today, we are going to start from the next point. Actually, yesterday we ended at the point that in hypertonic solution, the water gradient, water concentration inside the cell will be high, and then water will flow from inside the cell to outside the cell, and consequently a time will come when cell will shrink, है ना, वो एकदम सिकुड़ जाएगा क्योंकि अंदर से सारा पानी बाहर चला जाएगा. ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ऑस्मोसिस के बारे में कहा था कि ये ना एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूज़न है जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. अब इसमें हमने एक बात करी थी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. पैसिव मतलब जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना, एनर्जी नहीं चाहिए होता है. जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन का अपना लेवल है, हाई टू लो वो मूव कर जाता है. दैट्स इट. बट आप सपोज़ कीजिए कि कहीं पर हमको एनर्जी का यूज़ करना पड़े, दैट इज़ कि पानी फ्लो करना है हाई टू लो, लेकिन हमको लो से हाई वापस मूव कराना है अगर, तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा. देन एट दैट पॉइंट इन टाइम इट विल बी नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव का मतलब वहाँ पर हमको फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है, वहाँ पर एनर्जी यूज़ करना पड़ रहा है. बट पैसिव मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो हाई टू लो मूव कर जाए विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी. दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट. Diffusion is an important in exchange of gases and water in life of a cell, and in addition to this the cell also obtains nutrition from its environment. So different molecules move in and out of the cell through this type of transport requiring use of energy. So जब यूज़ ऑफ एनर्जी होगा, यही वो बात थी जो मैं कर रहा था अभी, कि अगर यूज़ ऑफ एनर्जी होगी जहाँ पर, वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, और जहाँ पर यूज़ ऑफ एनर्जी नहीं होगा वहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट. So the plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. तो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी काफ़ी मैग्नीफाइड करके जब हम देखेंगे तब ये हमें नज़र आएगा. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जैसे हमने देखा इंडोसाइटोसिस. इंडोसाइटोसिस मतलब फूड मटेरियल का सेल के अंदर आना इंडोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है. जैसे अमीबा क्या करता है, ये इसी प्रोसेस को यूज़ करता है. जब हम फूड को लेते हैं, देखिए कोई भी चीज़ जब अंदर आएगा इंडोसाइटोसिस, फूड आएगा फैगोसाइटोसिस, PHAGO फैगोसाइटोसिस, पानी आएगा पिनोसाइटोसिस. ये बहुत आसान सा वर्ड्स है, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब पानी आएगा तो पिनोसाइटोसिस बोलेगा, फूड आएगा तो फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, PHAF नहीं, PHAGO साइटोसिस, ठीक है. और ये दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की तरफ कोई आया, एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ कोई चीज़ निकल के चला जाएगा, ठीक है. तो ये थी हमारी पहली चीज़. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे सेल वॉल की. सेल वॉल क्या होता है वो देखिए, आज का मेन टॉपिक यही था, सेल वॉल. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Plant cell wall is mainly composed of cellulose. What is cellulose? It is a complex substance and provides structural strength to the plants. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. अब आप देखिए बाहर वाली लाइनिंग जो है सेल वॉल की, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर देखिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर में
ये सेल वॉल होगी, ठीक है। अब जब ये श्रिंक करेगा तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, इधर से और अंदर की तरफ मूव करेगा, पानी इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन श्रिंक करके छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब सेल वॉल यहाँ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, इस बीच में लंबा गैप हो गया, श्रिंक कर गया सेल, ठीक है। यही वो बात है जो वो कह रहे हैं। तो कहता है when living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. सेल वॉल से जो श्रिंकेज है वो दूर होता चला जाता है, ठीक है। एंड सेलुलर कहाँ गया, हाँ, दूर होता चला जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूट रहा है, मतलब वो छोटा हो रहा है, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है जो हम लोग लैब वगैरह में देखेंगे, है ना। उसके बाद है कि व्हाट डू वी इन्फर, हम क्या पता लगता है कि जब सेल से वाटर बाहर चला जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाता है। जब सेल के अंदर बाहर से वाटर आ जाएगा तो सेल स्वेल करेगा, यानी तब वो सेल वॉल की तरफ मूव करेगा, है ना, आउटसाइड की तरफ। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि सेल वॉल पर एक प्रेशर पड़ेगा। अब पढ़िए लाइन को, क्या कहता है, इट अपियर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। चलिए ये भी पॉइंट ठीक है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, and in such media the cell tends to take up water by osmosis. The cell swells, सेल क्या होता है, स्वेल करता है, बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल पे प्रेशर डालता है, और वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तब वहाँ पर आप फिजिक्स पढ़े होइएगा, तो वहाँ पर एक नियम होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ है मोशन का। तो वो कहता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है तो सेल वॉल इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इस पे भी लगाता है, और जब ये दोनों रसाकसी कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, ग्रेटर चेंजेस आते हैं दोनों के अंदर इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। चूँकि ये तो प्लांट सेल की बात हो रही है, तो एनिमल सेल के बनिस्बत प्लांट सेल के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं इसी कारण से, ठीक है। तो ये आप पेज नंबर कितना है, ये 61 पर जो ये क्वेश्चन है इनको करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर न्यूक्लियस, चूँकि एक बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने आज इसको यहीं पे छोड़ा है। न्यूक्लियस को हम अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल अगर कोई है तो वो है न्यूक्लियस। और इसको न्यूक्लियस को चूँकि कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो इसकी कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो इनको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको ओरल होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए कल HW का लिंक नहीं खुलेगा। फिर कल मैं रिटर्न दूंगा न्यूक्लियस करने के बाद, तब फिर हम परसों लिंक खोलेंगे सैटरडे को। तो तब तक आप इन सब का नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। प्रीवियस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर किए हैं उनको भी लर्न करना है आपको। तो ये आपका होमवर्क रहा आज का, ठीक है। ओके, थैंक यू।